नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में आज हम बात करेंगे मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल भजनलाल का। मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ ले चुके हैं, 2 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि उनकी जो सेना है, जो आगे इस पूरी सरकार को अगले 5 साल तक चलाएगी, वो सेना कैसी होगी? किस तरह का सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाएगी? और चुनाव से पहले जिस तरह से अलग-अलग धड़ों की बात की जा रही थी, क्या उन सभी धड़ों को बराबर मौका दिया जाएगा? ऊर्जा और अनुभव यानी कि युवा और उसके अलावा जो अनुभवी विधायक हैं उनको या फिर जो मंत्री रह चुके हैं, उनको किस तरह से बैलेंस इसमें रखा जाएगा, इसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उन सभी से आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ राजेश कटारा जी कांग्रेस से कुछ देर में जुड़ेंगे, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी बीजेपी से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। श्याम जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आपकी लगातार नजर बनी हुई है और ये इंतजार किया जा रहा था कि सीएम कौन बनता है। सीएम को लेकर काफी कशमकश इसलिए मानी जा रही थी क्योंकि जो 2 नाम आए थे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, उसके बाद ये तो तय था कि कोई तीसरी या चौथी पंक्ति का कोई नाम आगे आएगा। खैर, वो नाम भी सामने आ गया, लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर है कि मंत्रिमंडल कैसा होगा, वो सेना कैसी होगी जो उनका साथ देते हुए सरकार को सफलतापूर्वक, जैसा वो दावा करते हैं, आगे लेकर जाएगी। आपको क्या लगता है किस तरह से गणित को बिठाने की कोशिश की जाए, क्योंकि 2024 भी सामने है? देखिए प्रभात जी, क्योंकि अभी एक मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री तो बनाए गए हैं और 3 जाति तो उन्होंने अभी बनाने का प्रयास किया है। अब जातिगत आधार पर निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जाट समुदाय व्यापक पैमाने पर जीत के आए हैं, उसको प्रतिनिधित्व देना है, गुर्जर को भी देना है, आपको ब्राह्मण को भी कुछ देना है, या मीणा जाति को देना है जो कि नहीं दे पाए थे। आपने देखा कि शुरू से ही खड़ूरीलाल मीणा के समर्थक किस प्रकार से गुस्साए हुए हैं, कह रहे हमको नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, तो लोकसभा का चुनाव बताएंगे। लेकिन हाँ, कोशिश हो रही है दिल्ली में। पहले तो ये माना जा रहा था कि 14 जनवरी को बनेगा मंत्रिमंडल, लेकिन अब ये हो रहा है कि भाई जिस प्रकार से कामकाज चलाना है तो हमको मंत्रिमंडल समय पर बना लेना चाहिए। तो कवायद शुरू हो गई है अब, क्योंकि देखिएगा मुख्यमंत्री जी के हाथ में तो है नहीं कि वो किसको मंत्री बनाए किसको नहीं बनाए। वो तो फैसला तो निश्चित रूप से अब बीजेपी में भी हाईकमान प्रणाली लागू हो गई है, उसको उसी आधार पर निर्णय किए जाते हैं। जैसे कांग्रेस में एक लाइन का प्रस्ताव भेज देते हैं, इनके यहाँ तो पर्ची आती है, प्रस्ताव भेजने की जरूरत होती नहीं है। तो ये भाई नया सिस्टम है, नया सिस्टम के अनुसार जिस प्रकार से निर्णय, जरूर चेतन जी बार बार कहते थे पहले कि हमारे यहाँ लोकतंत्र जीवित है, तो लोकतंत्र के अनुरूप तो हुआ नहीं निर्णय, तो जैसे होना चाहिए किया गया। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर वसुंधरा जी को अचंभे देने वाला निर्णय था और कटारिया जी को भी अचंभा तो हुआ ही होगा, क्योंकि जो संगठन का व्यक्ति काम करते करते अगर मुख्यमंत्री बनता है, परंपरा तो अच्छी है कि एक आम व्यक्ति को अगर बनाया जाता है तो वो द्वेषता की भावना नहीं रखेगा और तरीके से काम चलेगा। हम तो यही कामना करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अब मंत्रिमंडल में किसको लिया जाए, अब देखिएगा कि निश्चित तौर पर पूर्वी राजस्थान में भी नेतृत्व देना है, पश्चिम में भी देना है, और बाकी सब जगह चारों तरफ से होना चाहिए, कोई आदिवासी भी होना चाहिए। और क्योंकि देखिएगा जिस प्रकार से जगत सिंह का नाम आ रहा है कि नटवर सिंह के पुत्र भी हैं, और कैप्टन साहब जो आजकल भी कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आ गए हैं, तो उनका वर्चस्व है। तो जब मामा अगर हो और नटवर सिंह का नाम बड़ा है तो पूर्वी राजस्थान से लिया जा सकता है उनको। यदि बाबूलाल खराड़ी की बात करें, जो कि देखिएगा निश्चित तौर पर आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और अच्छे विधायक हैं, लेना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ, क्या करोड़ीलाल मीणा शपथ लेंगे नहीं लेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन केंद्र से उनको दबाव बनाया जाएगा तो ले सकते हैं। वो ले भी लें नहीं भी लें, दोनों ही बातें हैं। यदि योगेश्वर गर्ग को मुख्य सचेतक बनाया जाएगा या मंत्रिमंडल में जाएगा मुझे नहीं पता। मदन दिलावर की बात हो रही है कि आएंगे नहीं आएंगे, संजय शर्मा की बात हो रही है, उनको लाया जाएगा नहीं लाया जाएगा, कल्पना सिंह की बात हो रही है, कल्पना सिंह को लाया जा सकता है। तो जिस प्रकार से नाम काफी हैं, लेकिन ये बात सही है कि 15-16 मंत्री ज्यादा नहीं बनाए जाएंगे। 3 तो पहले बन चुके, 20 के अंदर अंदर सारी कैबिनेट होगी। और जोगाराम पटेल का क्या होगा, नाम है काफी, और ये माना जा रहा है कि पहली बार वालों को नहीं बनाया जाएगा। 2 बार जो जीत कर आए उनको नेतृत्व दिया जाएगा, तो कुछ लोग अपने आप ही कट जाएंगे। ये बातें चिंता का विषय तो है कि किस प्रकार से एडजस्ट करोगे। 115 लोग हैं, 115 लोगों में से आपको 30 नगे नहीं छापना, और 30 तो पहले बनाएंगे नहीं। मैं मान के चलता हूँ कि
25, 26 या 23, 24 के आधार पर बनाएंगे, 5-6 सीटों को छोड़ के रखेंगे, जिससे कि दूसरा मंत्रिमंडल का विस्तार हो। अभी पहला मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा चेतन जी बता सकते हैं? कि क्योंकि बैठक का दौर तो कल हो चुका है, अब वो कह रहे हैं 19 तारीख को तो हम छत्तीसगढ़ और आपके देखिएगा कि मध्य प्रदेश का बना देंगे। हमारे यहाँ 20 को बनेगा, 21 को बनेगा, ये पता नहीं। देखिए हाँ, चर्चा जोरों पर है, प्रोटेम स्पीकर बना दिया है क्योंकि विधायकों की शपथ होनी है। उसके साथ ही मंत्रिमंडल भी शायद जब होगा तो विधायक बिल्कुल उसका इंतजार रहेगा। चेतन जी उसका निर्णय भी किया जाना जी, बाकी। चेतन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेतन जी, वक्त बहुत कम बचा है क्योंकि 2024 भी एक चुनौती है और सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार अपना कामकाज शुरू करे। आखिर देरी की वजह आपको क्या नजर आती है? और चूंकि बैलेंस भी रखना है, क्योंकि अगर इम्बैलेंस हो गया मंत्रिमंडल, और चाहे वसुंधरा गुट की बात करें, सीपी जोशी गुट की बात करें, और इसके अलावा अलग अलग धड़ों को, जैसे कि किरोड़ी लाल मीणा जो है, वो उनके समर्थक जो उम्मीद लगाए बैठे थे, उनको भी किसी न किसी तरह से चुप करना पड़ेगा, क्योंकि किसी की भी नाराजगी 2024 के लिए भारी पड़ सकती है बीजेपी के लिए। चेतन जी, कोई देरी भी नहीं हो रही है। मंत्रिमंडल का गठन है, का कोई काम नहीं है, कोई कार्यकारिणी नहीं बनानी है। सभी से विचार विमर्श कर रहे हैं, सभी से बातचीत कर रहे हैं, और एक सर्वसम्मति से ऐसे नाम आए जो राजस्थान की सेवा करे, अनुभव हो, युवा जोश हो, और सभी का मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बने और राजस्थान की जनता की 5 साल तक सेवा करे। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के समय भी आप लोग पत्रकार बंधु कहते थे बहुत देर हो रही है, देर हो रही है, लेकिन नाम भी आया, मुख्यमंत्री भी आए, उप मुख्यमंत्री भी आए, शपथ भी ली और सारा काम हो गया। इसी प्रकार से ये जो काम है मंत्रिमंडल वाला है, ये भी जल्दी हो जाएगा। आप देखते हैं रोज मीडिया के बंधु सारे देख चल रहा है, और क्या होता है, सर्वसम्मति, सभी लोगों से मिल बैठ करके बातचीत करना, और उसके बाद में अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है इस राजस्थान की जनता के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली एम क्या है, राजस्थान की जनता की सेवा करना ही तो उद्देश्य है। और सेवा करने के लिए अच्छे से अच्छा सिलेक्शन अगर हो, क्योंकि मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि अगर सिलेक्शन गलत हो जाए तो पूरा प्रोसीजर गलत हो जाता है। टाइम लगे कोई बात नहीं, मंथन से ही तो अमृत निकलता है। जी, टाइम लगना कोई बात नहीं। जी चेतन जी, अभी क्योंकि आपने देखा होगा कि जो प्रस्तावना हालांकि वसुंधरा राजे से रखवाई गई, लेकिन जैसे ही पर्ची उनके हाथ में आई तो चौंक तो वो भी गई थी। और जैसा कि अभी श्याम जी ने भी कहा था कि यहाँ पर्चियां आती हैं तो फिर इतना विचार विमर्श करने की जरूरत आपको लगती है, महसूस होती है? हो सकता है कोई एक पर्ची आ जाए और सारे नाम उसमें लिखे हों। नहीं, ऐसा बीजेपी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि कार्यकर्ता जिसके बारे में कोई सोचता ही नहीं था, आप भी कयास नहीं लगा सकते थे, मैं भी नहीं लगा सकता, श्याम जी वैसा भी नहीं लगा सकते, कोई नहीं लगा सकता, और भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री बने। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नीचे से नीचे लेवल के कार्यकर्ता, मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता, सबके ऊपर ध्यान रखती है। और भजनलाल जी का जब नाम आया तो कोई आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ कि भाजपा के पुराने कार्यकर्ता है, 4 बार महामंत्री रहे, और अच्छा हुआ। आश्चर्य हुआ, खुद बीजेपी में भी आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर के लिए तो सन्नाटा था, लेकिन उसके बाद राजनाथ जी ने कहा चलिए तालियां तो बजाइए, तब जाकर वो सन्नाटा टूटा था। सन्नाटा तो था नहीं, वो इसलिए आश्चर्य हुआ था कि कोई कल्पना नहीं कर सकता कि बड़े बड़े जो नाम होते हैं किसी भी पद के लिए, अपन भी कल्पना, आज मंत्रिमंडल में भी जब चर्चा करते हैं ना, तो अपने दिमाग में अपने कुछ चेहरे अपने दिमाग में आते हैं कि ये तो नहीं होने, ऐसी कल्पना अपन सब करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने आप में ऐसे निर्णय करती है, और इसका फायदा क्या हुआ पता है आपको? उसका फायदा ये है कि आम कार्यकर्ता तक एक मैसेज गया है। आज हर कार्यकर्ता उत्साहित है, क्योंकि किसी का भी नंबर कभी भी आ सकता है। इसमें वो ठेका प्रथा नहीं है कांग्रेस जैसे। ये बात तो माननी पड़ेगी, ये बात तो परिवार ने अच्छा किया, और कांग्रेस में तो एक नाम का प्रस्ताव पारित होता है, गांधी परिवार जो कहेगा हम सबको मान्य है। आप देखा होगा आपने कांग्रेस की जब भी बैठक, अभी नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की बात चल रही है, एक लाइन में प्रस्ताव पारित करते हैं, दिल्ली भेज देते हैं, वहां से नाम आता है, काम हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी में ये सिस्टम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक पार्टी है। अपने सभी विधायकों से पूछा है, चेतन जी पर्ची तो आपके यहाँ भी आई थी के गठन में सभी की राय ली जा रही, संगठन की राय नहीं। चेतन जी पर्ची तो आपके यहाँ भी आई थी। श्याम जी बता क्या करें, कह रहा हूँ पर्ची नहीं थी, वो पर्ची नहीं थी, वो फिर क्या था? वो एक नाम आया था सर्वसम्मति से, सभी की सहमति से नाम आया था, और वो नाम अप्रूव होने किसकी सर्वसम्मति थी? मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रदेश नेतृत्व, विधायक दल, इन सब का सामूहिक प्रयास था, और एक नाम निकल करके आया कि ये नाम राजस्थान की जनता की सेवा करेगा, और सेवा करेगा। भजनलाल जी उसी दिन से लगे। आपने श्याम जी देखा होगा, रात को 9:30
ये भाजपा में संभव है। भाजपा चलिए, का कार्यकर्ता रात और दिन काम करता है, 18-18 घंटे काम करता है। मैं लौटता हूँ राष्ट्र की आपके पास, जनता की वापस लौटता सेवा हूँ आपके करेगा। पास, वापस लौटता हूँ आपके पास। राजेश जी, अब राजेश जी से जवाब लेते हैं। राजेश जी, इनका ये कहना है कि देखिए मुख्यमंत्री को लेकर इतनी कवायद की थी और ये सब कह रहे थे, मीडिया बंधुओं का भी नाम लिया उन्होंने, विपक्ष का भी नाम लिया। उनका कहना था कि उनको ये लग रहा था कि मीडिया का अभी तक मुख्यमंत्री का नाम क्यों तय नहीं, वो भी हुआ, शपथ भी हुई, 2 उप मुख्यमंत्री भी आए, तो फिर मंत्रिमंडल को लेकर इतना जल्दबाजी क्यों कर रहा है विपक्ष? आपको क्या लगता है, आपको देरी की वजह क्या नजर आती है? क्या आपको लग रहा है कि अभी सर्वसम्मति नहीं बन पाना, या फिर यह है कि अभी सर्वसम्मति तो बाद में बने, पहले तो जो भीतर जो अंदरूनी जो कलह है उसको कैसे शांत किया जाए, जो नाराजगियां रही हैं मुख्यमंत्री के नाम को लेकर, उन नाराजगियों को पहले शांत करना है, उसके बाद मंत्रिमंडल के नामों को लेकर चर्चा हो। क्या लगता है आपको राजेश जी? देखिए, नमस्कार सभी पैनलिस्ट का, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। चेतन जी भाई साहब भी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ सर्वसम्मति से फैसला होता है। कौन सी सर्वसम्मति थी? किस विधायक से पूछा गया सीएम का नाम, ऊपर से नाम आया? इनके कब अध्यक्ष के लिए दूसरा आदमी खड़ा होता है? अध्यक्ष भी इनकी पार्टी में थोपा जाता है। कब इलेक्शन हुआ इनके अध्यक्ष का? नड्डा जी अध्यक्ष बने, दूसरा कौन खड़ा हुआ था आप बताइए। आप राजनाथ जी अध्यक्ष बने, जो कौन दूसरा खड़ा हुआ था? इनके जितने अध्यक्ष होते हैं, जैसे अभी प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, दूसरा कोई आदमी का नाम चलता है क्या? कभी से पूछा जाता है? ये प्रजातंत्र नहीं, ये राजतंत्र है। ये भाषण बहुत चतुराई से देते हैं। प्रधानमंत्री इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, अच्छी बात है, संगठन का ही बनेगा, उनके आदमी बनेगा, युवा बनाओ, नए को बनाओ, किसी को ही बनाओ। परंतु राजस्थान किसके हवाले है? अब आज देखिए, 4 साल की बच्ची से बलात्कार हुआ, उस बलात्कार की बात में कितने भड़कते थे कि राजस्थान में ये हो रहा है। 10वीं का पेपर लीक हो गया, प्रतियोगी परीक्षा तो छोड़िए, आप क्लासों के पेपर तक लीक होने लग गए। कौन संभालेगा उस चीज को? काम तो संभालने हमारे मंत्री जी थे, आपको चुनौतियां क्या नजर आती हैं? कमललाल शर्मा जी की स्मृति स्थल पर तोड़फोड़ कर दी गई, उसको कौन संभाल रहा है? कौन गृह मंत्रालय संभाल रहा है बताइए आप। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये मंत्रिमंडल में अभी मशगूल हो रहे हैं कि किसको बनाए, अभी यही नहीं तय कर पा रहे। ठीक है, बनाओ, कुछ दिन बाद। पर राजस्थान किसके हवाले है? राजस्थान किससे जवाब मांगेगा? ये बताइए आप। जी चेतन जी, ये बात तो सही है कि घटनाएं हो रही हैं, व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए और इन सभी व्यवस्थाओं को वापस पटरी पर लाने के लिए अगर आपको लग रहा है कि सरकार चलानी है तो लोगों को जिम्मेदारी देंगे, तब तो सरकार ना चलेगी। ठीक है, श्याम जी के पास लौटूंगा। श्याम जी, देखिए, कई तरह की चुनौतियां हैं। वित्त एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो घाटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा मेडिकल को लेकर एक चुनौती सामने यह है, क्योंकि जो योजनाएं थी उनको लेकर लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है कि उन योजनाओं का होगा क्या, कि केंद्र के साथ उनको मर्ज किया जाएगा, इनको खत्म किया जाएगा, कुछ नए नाम से दी जाएंगी। और इसके अलावा महिला अपराध और सुरक्षा, जैसा कि अभी राजेश जी ने भी कहा कि अभी हाल ही में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं। आपको कौन सी चुनौतियां सबसे ज्यादा नजर आती है? क्योंकि उन चुनौतियों को अगर देखा जाए तो उसके सामने आपको चेहरों को लेकर भी एक शॉर्टलिस्ट करना होगा, सॉर्टिंग करनी होगी, शॉर्टलिस्ट करना होगा उन नामों को, कि अगर हम वित्त की बात करते हैं तो ये लोग ऐसे हैं जो इसका एक अनुभव रखते हैं, या फिर अपनी ऊर्जा से, या फिर अपना जो यूथ है उस यूथ पावर को इस्तेमाल करते हैं, उसको आगे लेकर जाएंगे। महिला अपराध को लेकर अगर हम क्राइम की बात करें, वित्त उन्हीं के पास रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें मेडिकल की, तो मेडिकल के लिए सबसे सीनियर आपको कौन नजर आता है? अगर सीनियरिटी को इसमें तवज्जो नहीं दी जाएगी तो क्या यहाँ पर भी कुछ एकदम से अचानक कोई ऐसा नाम आएगा? क्या आपको लगता है इन चुनौतियों के बीच किस तरह से नाम सामने आएंगे? देखिए प्रभात जी, नाम तो आ जाएंगे, नाम तो, क्योंकि एक बार से अधिक बार जीतने वाले विधायकों को लिया जाएगा, युवाओं को लिया जाएगा। बस यही कि जो ज्यादा बार जीते हैं उनको शायद अवॉइड किया जाएगा, जो बुजुर्ग हैं। लेकिन मैं मान सकता हूँ कि करोड़ीलाल मीणा का क्या होगा मुझे नहीं पता। बीकानेर वाले सुमित गोदारा को ही बनाएंगे क्या? गोदारा बनेगा तो फिर वो उसको बना सकते हैं, चिकित्सा राज्य मंत्री बना सकते हैं, कि उनके फैमिलियल तो है उसको पुराना। कालीचरण जी का क्या होगा? कालीचरण जी तो आज प्रोटेम स्पीकर बन गए, उसके बाद आपको प्रोटेम स्पीकर पे कुछ बनता नहीं है, उनको तो बनाना ही नहीं था। जब भी तो परिपाटी यही चलती है जी। हाँ, परिपाटी यही होती है। जिस प्रकार से देखिएगा, निश्चित तौर पे इनके लोग ज्यादा हैं। अब चयन करने में तो वसुंधरा जी को भी पूछना पड़ेगा, जगदीप धनखड़ को भी पूछना पड़ेगा, ओम माथुर को भी पूछना पड़ेगा, आपके देखिएगा कि भूपेंद्र यादव को भी पूछना पड़ेगा, और ओम बिरला को भी पूछना पड़ेगा। उन सबसे सहमति से, कि जब भी तो कह रहे हैं चेतन जी, लोग ज्यादा हैं इनके पास और राय देने वाले भी लोग ज्यादा हैं। और केंद्र में हस्तक्षेप भी गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन मेघवाल को भी पूछना पड़ेगा कि भाई आप भी बता दो, एक आध को इस तो लेना चाहते हो। तो इसलिए हिसाब से मंत्रिमंडल तो बनना तो ज्यादा है नहीं, 20 से ज्यादा मंत्री बनेंगे नहीं, 3 बन चुके, 23 मंत्री आएंगे। ये तो चेतन जी को पता है। उसमें से सचेतक कौन बनेगा, उप सचेतक कौन बनेगा, या आपके देखिएगा इनके यहाँ स्थिति तो संसदीय सचिव बनेंगे नहीं बनेंगे अभी कुछ कह नहीं सकते,
क्योंकि पहली बार मुझे तो ऐसा लगता है कि 3-3 विधायकों को एक एक विभाग के अंदर निगरानी समिति बना करके लगाया जा सकता है, जैसे पहले लगाया था इन्होंने, कि विधायक भी लग जाएंगे, खुश भी हो जाएंगे कि हमको एक विभाग कम से कम देखने को तो मिल रहा है। तो जैसे जैसे अनुभव होगा तो आने वाले समय में फाइनेंस के रूप में सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है प्रभात जी, क्योंकि हमारे 5,62,000 करोड़ का कर्जा है। उस कर्जे को मीट आउट कैसे करेंगे? और जो प्रधानमंत्री जी कह के गए थे कि देखिएगा पहली कैबिनेट में हम निर्णय क्या करेंगे, 13 रुपए पेट्रोल और डीजल के भाव कम करने वाले हैं। ये कम करने के बाद पैसा कहां से आएगा? ये तो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन, अगर आगे वाला इंजन कहेगा भाई दूसरा इंजन को दो तो मिल जाएगा फिर पैसा। प्रधानमंत्री जी अगर हमारे प्रभारी बन के आए थे और चुनाव में विश्वास करके कि मोदी की गारंटी है, तो मोदी की गारंटी का मतलब है कि हमको पैसा देना चाहिए स्पेशल रूप से, क्योंकि हमारा राज्य पिछड़ा हुआ है और आर्थिक रूप से कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र के पास पैसे की जरूरत होती है। और देखिए ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर के झोली भर के दिया है तो पूरे राजस्थान में। अब चेतन जी ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे साथ अन्याय किया था पहले, इसलिए हमने 5 साल ईआरसीपी के मुद्दे को तय नहीं किया, लेकिन अब तो आपको तय करना पड़ेगा, उनको कुछ देना पड़ेगा और लोकसभा चुनाव से पहले कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप 25 में 25 जीतोगे क्या? मुझे अभी भी शंका है कि 25 में 25 जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आपने 115 जीती है तो उस हिसाब से तो आपका नंबर आता है कितना, 19 या 20, इससे ज्यादा 19 6-7 तो कांग्रेस जीतने की स्थिति में बन भी सकती है, क्योंकि हर बार आपको 25 में 25 मिल जाए। ये जरूरी नहीं कि मोदी जी तो चाहेंगे कि भाई मोदी की गारंटी है, तो मोदी को गारंटी के साथ कुछ दिखाना भी पड़ेगा कि हाँ मोदी ने इतने करोड़ का हम स्पेशल रूप से राजस्थान को देना चाहते हैं। तो ये सब चीजें हैं। और देखिए अभी इन्होंने निगम बोर्ड के अध्यक्ष सब खत्म कर दिए। अब कटारा जी के जितने लोग थे सब, पहले तो गाड़ियां वाड़े सब घूमती थी, अब तो सब पैदल चाप हो गए। अभी देखिए आरपीएससी और स्टाफ सर्विस कमीशन को लेकर के, क्योंकि उसका निर्णय तो ऑर्डर से होता नहीं, क्योंकि उनमें तो संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद को हटाए जाने के लिए आपको बहुत आरोप प्रत्यारोप लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आप आरपीएससी में तो कुछ कर सकते हो क्योंकि आपके पास ईडी और कई जांचें चल रही है, और अगर वो स्वतः इस्तीफा देके चले जाए तो ठीक है। तो गहलोत साहब ने भी ऐसे गड़बड़ वाले इकट्ठे करके लगा दिए थे तो माफी मांगनी पड़ी थी उनको। तो देखिए स्थिति राजस्थान में विस्फोटक बनी हुई है, उसको कायम रखने के लिए निश्चित रूप से भजनलाल जी को मेहनत भी करनी पड़ेगी, और क्योंकि नए व्यक्ति हैं अच्छा काम कर सकते हैं, एसआईटी का गठन भी किया है और बहुत सारी चीजें की है, तो हम अच्छे व्यक्ति को तो अच्छा कहें तो ठीक है, क्योंकि मानव की प्रवृत्ति होती है कि बदले की भावना से इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि उसने गलत किया ही नहीं था, वो तो सत्ता में था ही नहीं था। वसुंधरा जी आती तो भाई का ध्यान रखते निश्चित रूप से, क्योंकि भाई ने पहले बहन का ध्यान रखा, तो अब बहन भाई तो एक तरफ बैठ करके देख रहे थे कि पहली बार हो रहा है, बहन भाई अलग बैठे, कोई दूसरा वो ले रहा है, और एक साथ में गजेंद्र सिंह शेखावत भी बैठे हुए थे, मैं भी शामिल हूँ, मैं भी शपथ नहीं ले रहा हूँ। शपथ तो फिर भजनलाल जी ने शपथ ली थी, तो एक बड़ी चर्चा का विषय था कि आज इस बार बहन भाई और एक और नया भाई बन गया है आजकल। तो देखिए अशोक जी ने कहा कि चाय पीने आना के लिए बुलाया, तो उन्होंने कहा कि हाँ अब मैं चाय पीने जरूर जाऊंगा, क्योंकि उनके पास जादूगरी है, कि मुझे जादूगरी नहीं आती थी जब तो मैं शपथ नहीं ले पाया। अब वो लोकसभा का चुनाव कैसे जीतेंगे नहीं जीतेंगे मुझे नहीं पता, चेतन जी को ज्यादा पता है, क्योंकि जब मैं भी कह रहा था उस वक्त कि ब्राह्मण को बनाया जा सकता है, राजपूत तो बन चुका था कि राजपूत 2024 को लेकर इनसे चुनौती पूछते हैं जी चेतन जी। 2024 की चुनौती, और जैसा कि आंकड़ा बता रहे हैं कि अभी 25 के 25 बड़े मुश्किल लगते हैं, जो आंकड़ा उसके हिसाब से 16 से 19 के बीच में ये आंकड़ा 115 के हिसाब से जाता हुआ लगता है। दिल्ली तक दौड़ भी लगाई है, नाम भी पहुंचे हैं, यहाँ से भी एक सूची तैयार करके, जो जैसा चर्चाओं में है कि यहाँ से कुछ नाम सुझाए गए हैं। लेकिन क्या लगता है पहला जो खेप आएगी मंत्रिमंडल की, आप पूरे एक साथ हो जाएंगे तय, या फिर अभी टुकड़े टुकड़े में पहले कुछों को शांत किया जाए फिर कुछ को शांत किया जाए? क्योंकि उम्मीद की जा रही है जितना जल्दी मंत्रिमंडल को लेकर नाम सामने आए और सरकार का काम शुरू हो, क्योंकि चुनौतियों को लेकर आपने बताया कि जैसा शामजी भी बोल रहे हैं, वित्त सबसे बड़ी चुनौती है, रेवेन्यू जनरेशन को लेकर, और यहाँ से अपनी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाना, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है, तो यहाँ पर वित्त को मजबूत करने के लिए दिल्ली से कैसे पुरजोर वकालत की जाए ताकि यहाँ की अर्थव्यवस्था को, आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। मैं चांदी बेताल की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। चुनौतियां हैं, स्वीकार करते हैं हम, चुनौतियों से पार पाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से 5 साल शासन चलाया, जिस प्रकार की लूट इन्होंने मचाई, जिस प्रकार का घाटा इन्होंने राजस्थान को दिया, उससे पार पाएंगे हम।
हम ये बहाना नहीं बनाएंगे कि हमारे पास ये नहीं है और वो नहीं है। डबल इंजन की सरकार है और राजस्थान को विकास की गति की ओर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने देखा होगा, भजनलाल जी ने जिस प्रकार से फैसले लेने के शुरू किया है, रात को हो चाहे दिन को हो, एक सूत्री लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि विकसित राजस्थान बनाना है, पहली बात। दूसरी बात, श्यामजी वैसा ने बात की लोकसभा चुनाव की, मैं 2018 याद दिलाना चाहता हूँ। 2018 में 72 सीटें बीजेपी की आई थी, 99 कांग्रेस की आई थी और 25 की 25 हम जीते थे। पूरे राजस्थान की जनता ने नहीं, पूरे भारत की जनता ने देखा है हम। और एक और बताता हूँ, इस बार हम उससे भी ज्यादा मार्जिन से 25 की 25 सीटें जीतेंगे, आप देखना। मैंने पहले विधानसभा चुनाव में भी कहा था कई चैनलों पे, और इसमें आज भी बोल रहा हूँ कि अपन लोग सभी डिबेट में बैठेंगे, 25 की 25 तो हम जीतेंगे ही। मार्जिन जो है 3 लाख 4 लाख आप तो कहते थे 156 से 160 से ज्यादा जीतेंगे, मैं जो बता रहा था 120 से कम ही आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूँ श्याम जी साहब, उसी पे आता हूँ। लास्ट जब 3 तारीख को परिणाम आया था, श्याम जी साहब साथ थे या नहीं मेरे को पता नहीं, एक चैनल पे मैं था 2 तारीख की शाम को। मैंने कटारे जी कहा था 115 120 से ज्यादा आएगी नहीं, आप बता दो मैंने नहीं कहा तो। नहीं, बिल्कुल कहा था। ये तो कहते हैं इनके नेता ने तो ये कहा था 156 से कम आएंगी तो मैं विधानसभा में नहीं आऊंगा, और वो खुद ही चुनाव हार गए। हम लोग ये मैं दावे से कह रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल बताया ना आपको, 72 आई थी हमारी 2018 में। अगर उसको उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करें, श्याम जी साहब बता रहे थे वैसे कैलकुलेशन करें तो हमारे 7-8 सीटें आनी चाहिए हमारी लोकसभा में। 25 की 25 कैसे आ गई? इस बार तो और भी ज्यादा आएगी, क्योंकि मोदी जी की गारंटी पे लोगों को विश्वास बढ़ा है। और जब आप गाँवों में घूमेंगे, आप पूछेंगे किसी से किसको वोट देंगे, तो लोग ये कहते हैं मोदी को वोट देंगे, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो। ये जो मोदी फैक्टर जो है, ये बड़ा जोरदार फैक्टर है। और राजस्थान नहीं, 25 की 25 हम पूरी की पूरी 25 कमल मोदी जी को वेट करेंगे राजस्थान से। और मैं एक और दावा कर रहा हूँ कि बड़े मार्जिन से जीतेंगे हम। ये हार जितनी होगी 50,000, 40,000, 80,000। मैं बीच में छोटा सवाल जोड़ूंगा। आप टिकट वितरण में जिस तरह का जो सोशल इंजीनियरिंग की गई है बीजेपी की तरफ से, मंत्रिमंडल में भी क्या उसी सोशल इंजीनियरिंग से बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि उस वक्त तक चली थी कि टिकटों का वितरण अलग बात होती है, लेकिन अब मंत्रिमंडल में भी अगर सोशल इंजीनियरिंग को सही तरीके से और सबसे बात करके नहीं सेट किया गया, वैश्यों की बात करें, गुर्जरों की बात करें, मीणाओं की बात करें, अगर हम वोटों के हिसाब से, तो ये 2024 के लिए बड़ा घातक साबित हो जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में जाति शब्द कुछ नहीं है। जाति हमारी युवा है, जाति हमारी महिला है, जाति हमारा किसान है, जाति हमारा व्यापारी है, जाति हमारा जो भी राजस्थान का निवासी है वो सब जाति में है। जाति को हम काउंट ही नहीं करते हैं। हम तो ये देखते हैं कि राजस्थान की जनता की सेवा कौन अच्छी कर सकता है, समय कौन ज्यादा दे सकता है। अनुभव और युवा जोश, इसका मिश्रण आपको देखने को मिलेगा मंत्रिमंडल में। आप देखना, युवा जोश भी साथ रहेगा, अनुभव भी साथ रहेगा। दोनों मिलकर राजस्थान की जनता को आगे बढ़ाएंगे और राजस्थान को विकास के पथ पर अग्रसित करना है। हम भागने वाले नहीं है कि जिस प्रकार से 5 साल इन्होंने सरकार चले आपसे सिर्फ फुटबॉल से, और जो स्थितियां राजस्थान में बनी वो राजस्थान की जनता दोबारा नहीं देखना चाहती है। राजस्थान की जनता अपना विकास चाहती है। बिल्कुल, समय कम है। मैं राजेश जी से एक आखिरी इनसे पॉइंट लेना चाहूंगा। राजेश जी, जो आपका मंत्रिमंडल रहा आपका गहलोत सरकार के वक्त में, बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव तो नहीं था, लेकिन अनुभव और ऊर्जा का जो सामंजस्य आपने देखा था, वो अपने हिसाब से आपके पास अलग तरह की चुनौतियां थी। लेकिन आज अलग तरह की चुनौतियां, विपक्ष में रहते हुए आपको क्या लगता है कि अब किन ऐसे मुद्दों को लेकर आप आने वाले वक्त में 2024 को चुनौती मानते हैं? क्योंकि अब आपके सामने पूरी तस्वीर साफ है। 2024 आपके लिए और ज्यादा दूर की कोड़ी साबित हो गया, दिल्ली और ज्यादा दूर साबित खिसक गई है। कैसे पार पाएंगे? अगर मंत्रिमंडल में इन्होंने एक नया कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया, तो मुझे लगता है कि 2024 को लेकर तो फिर तो ऐसा लगेगा कि स्मोग, कोहरा बड़ा लंबा, जिसमें आपकी विजिबिलिटी जो है दिल्ली की और ज्यादा कम हो गई है। देखिए, जिस तरह के वादे करके सरकार में आए, राजस्थान की जनता ने इन पर भरोसा जताया है, उस भरोसे की हवा निकल चुकी है। कैसे? 4 दिन सरकार को चुने हुए हैं, 4 दिन में महिला बलात्कार, पेपर लीक, महंगाई, सारी चीज इनके सामने से 4 दिन में ये आते हो चुके हैं। हमारे पेपर प्रतियोगी परीक्षा के लीक होते हैं, इनके तो 9th 10th के पेपर लीक हो रहे हैं। 4 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, उसमें एफआईआर दर्ज हुई। अभी एक समाचार सुन रहा था, जांच का विषय है, जांच के बाद हम एफआईआर दर्ज करेंगे, जांच के बाद हम उसको अरेस्ट करेंगे। उस अपराधी को अरेस्ट नहीं किया। महिला ने बयान दे दिए, बोले 2 दिन की छुट्टी पड़ रही है, सैटरडे संडे, मंडे को हम ये करेंगे। ये एसीपी का 2 सवाल का बयान आ रहा था। आप देखिए इस तरह की, मतलब महिला ने एफआईआर दर्ज करा दी, उसके बाद भी अपराधी को अरेस्ट नहीं किया गया आज तक भी। आप देखिए 4 दिन हो गए इस घटना को हुए।
तो ये सारी चीज इनकी हवा निकल चुकी है। आप देखना आने वाले टाइम में ये जो जादू की छड़ी घुमाना चाहते थे कि महिला अपराध मुक्त कर देंगे राजस्थान को, महंगाई मुक्त कर देंगे राजस्थान को, और ये सारी चीजें इन पे कुछ रुक ही नहीं रहा। इनके विधायक तो चलिए, अभी है समय है अभी एक सब विधायक ने कहा है के लिए। कि हम इनके है राजीव जी, अभी मौके समय है। तालिक तक वोट देंगे करने के लिए अभी समय है इनके पास, लेकिन देखते चुनौतियां इनके लिए भी कम नहीं है। ये बात अलग है कि बीजेपी अब ये कह सकती है कि वित्त को लेकर बहुत ज्यादा गड्ढे में राजस्थान को सौंपा गया। पिछली बार भी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्होंने कहा था कि गहलोत सरकार उन्होंने बहुत बड़ा क्या छोड़ा घाटा था? उनको देकर गई है। ठीक है, चुनौतियां देखिए ये तो उनके वसुंधरा सामने जी ने होंगी, पूरा घाटा छोड़ा लेकिन था, फिर भी 5 जी साल हमने सरकार चलाई। बिल्कुल चुनौतियों के साथ, वसुंधरा इन चुनौतियों के साथ किस मोर्चे पर मंत्रिमंडल से किसको किस चेहरे को क्या जिम्मेदारी दी जाती है, ये भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि अभी तक मंत्रिमंडल को लेकर कोई नाम सामने नहीं आया। खैर, इनका ये कहना है कि मंथन चल रहा है, लेकिन ये मंथन जल्दी पूरा हो, क्योंकि जितनी जल्दी मंत्रिमंडल के चेहरे सामने आएंगे उतनी जल्दी सरकार अपनी शक्ल में अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर पाएगी। और राजस्थान की जनता ने जिस उम्मीद के साथ वोट दिया है, बीजेपी को बहुमत से जिताया है, पूर्ण स्पष्ट बहुमत दिया है, उस उम्मीद पर वो खरे उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।